Hello student, welcome to you at physics classes. Today we are going to revise the chapter electricity. Electricity revision. NTSC. फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में लेंगे रिवीजन के लिए वो हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज लेंगे रिवीजन के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज is the property of matter. Charge is the property of matter due to which it produces due to which it produces due to which it produces electrical produces or experiences electric and magnetic effects. Electric and magnetic effects. हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, चार्ज के बारे में भी देखा था। और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी हमने देखा था। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने चेक किया था कि चार्ज क्या होंगे जब रेस्ट में रहेंगे, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। जब चार्ज मोशन में होंगी तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैग्नेटिज्म में भी हम लोगों ने चार्ज को मोशन में रखते हुए स्टडी किया था। तो सारी जो कंडीशन है अपने पास, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, तो वो चार्ज का रेस्ट कंडीशन था, यानी वहां पर चार्ज का ही हम लोग इफेक्ट चेक कर रहे थे, लेकिन चार्ज को रेस्ट में रख के उसके इफेक्ट्स को चेक कर रहे थे। जब चार्ज को मोशन में रख के हम लोग इसके इफेक्ट्स को चेक करेंगे, वहां पर हमने देखा था मैग्नेटिज्म में कि मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस फोर्स था, वो सारे कंडीशंस जो थे वो चार्ज को मोशन में रखने के बाद स्टडी किया गया था। तो हम लोगों ने चार्ज देखा। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। नॉर्मली जो चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज निगेटिव। तो दो तरह के चार्जेस हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज से डिफाइन करेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग निगेटिव चार्ज से डिफाइन करेंगे। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, और ये हमने निगेटिव चार्ज ले लिया। जहां इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेस होंगे, उसको हम लोग निगेटिव चार्ज बोलेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या अपना पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है। और प्रोटॉन की अगर मास की बात करें हम लोग, मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है, कूलम्ब यूनिट ऑफ चार्ज है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें और देन इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही है मैग्नीट्यूड वाइज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा वो निगेटिव में होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये 1.67 इंटू 10⁻27 kg है। प्रोटॉन का भी जो मास, न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर है, और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 0 है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं।
न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर चार्ज दो तरह के चार्ज होंगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में देखा। अब चार्ज जो है, अभी हम लोग चार्ज के बारे में चेक कर रहे थे। चार्ज क्या है, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। अगर यूनिट की बात करें, चार्ज के यूनिट की बात करें, तो इसका जो यूनिट है वो कूलम्ब है। कूलम्ब है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ। तो ये हमने चार्ज के बारे में देखा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में चेक करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग चेक करेंगे वो चेक करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में चेक करेंगे। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग ले लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज के लिए अपने पास कोई भी एक बॉडी है, ये कोई भी हमने एक बॉडी ले लिया। अब इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज या नेट चार्ज की हम लोग बात करें, इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज या नेट चार्ज हो, ये नेट चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई दैट इज स्मॉलेस्ट चार्ज। तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज यानी ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के क्या होगा, ये यहाँ पर इक्वल होगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी जो क्यू चार्ज हमने इस बॉडी पर लिया है, ये क्यू चार्ज क्या होगा, एन ई के बराबर होगा। क्यू चार्ज होगा एन ई के बराबर होगा, जहां पर एन क्या है, ये इंटीजर है। एन इंटीजर है, और ये इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस। दैट इज पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटीजर। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने ले लिया। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड हम लोग एक प्रॉब्लम चेक करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमें चेक करना। अभी हमने चेक किया था कि Q इक्वल्स टू एन ई फॉर्मूला है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। तो एन इज क्यू बाई ई। चार्ज हमारे पास गिवन है कि 1 कूलम्ब चार्ज में हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1.6, इसको 10⁻⁻19 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻19 हो जाएगा। तो इसको 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं हम लोग, और डिवाइडेड बाई 1.6, तो 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इज 6.25। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। ये आंसर आ जाएगा, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टीज पर आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने देख लिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ले लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ले लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, यहां से कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी destroyed. It can only be transferred. It can only be transferred from one body to other. It can only be transferred from one body to other, या फिर one surface to other. तो ये कंसेप्ट होगा अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। जैसे सपोज कर ले हम लोग कि एक सोडियम ले लेते हैं और एक क्लोरीन ले लेते हैं। तो ये सोडियम है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 11 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है, 11 है। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 ले लिया हमने, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 11 ले लिया। क्लोरीन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 17 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसके पास 17 है। ये न्यूट्रल सोडियम और न्यूट्रल क्लोरीन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इसी से हम लोग क्या कर दें, यहाँ से अगर Na प्लस और Cl माइनस की बात करें, तो Na प्लस के पास जो है अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी इसके पास 10 तो इलेक्ट्रॉन है
और 11 प्रोटॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है इसके पास से, ये इलेक्ट्रॉन आ गया किसके पास, क्लोरीन के पास आ गया। तो क्लोरीन के पास 17 एंड 1 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम लोग बात करें, टोटल चार्जेस की बात करें, तो इनिशियल टोटल पॉजिटिव चार्ज अपने पास कितना है, तो इनिशियल टोटल पॉजिटिव चार्ज 28 प्रोटॉन है। और 28 ही क्या है, 17 प्लस 11 28 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो 28 इलेक्ट्रॉन और 28 प्रोटॉन है इनिशियली। फाइनली जो अपने पास है वो 18 एंड 10, ये 28 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी क्या है, 28 ही प्रोटॉन है। इसका मीनिंग है कि इनिशियल जो चार्ज था अपने पास और फाइनल जो चार्ज था वो सेम है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि चार्ज इज कंजर्व, यानी चार्ज कंजर्वेशन जो है अपना एप्लीकेबल है। थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग ले रहे हैं, अभी हम लोगों ने बात किया कि दो तरह के चार्जेज होते हैं, जैसे एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हमने ले लिया। दूसरा हम लोग क्या कर लेते हैं, ये निगेटिव चार्ज है और यहाँ निगेटिव ले लेते हैं। तो ये हमने निगेटिव निगेटिव ले लिया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और एक हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरा निगेटिव ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब ये तो लाइक चार्जेस है, ये एक तरह के चार्जेस है, इसलिए लाइक चार्जेस हम लोग इन्हें बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है। ये भी लाइक चार्जेस है क्योंकि ये भी सेम टाइप के चार्जेस है, तो ये भी लाइक चार्जेस है। लेकिन ये जो पॉजिटिव निगेटिव, ये अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्जेस है पॉजिटिव निगेटिव। यह कंसेप्ट ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का फोर्स लगेगा। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का फोर्स लगेगा। यहाँ भी जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्शन होगा। और यहाँ जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन होगा। तो हमने जो यहाँ प्रॉपर्टीज क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर एंड unlike charges attract each other, unlike charges attract each other, attract each other, like charges repel each other, unlike charges attract each other। यहाँ पर like charges क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, और unlike charges क्या हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। हमने ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर चेक किया कि like charges किस तरह से रिपेल होंगे और unlike charges किस तरह से अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। इसी तरह से हमने थ्री प्रॉपर्टीज यहाँ पर चेक कर लिया। चार्ज के बारे में हमने देखा ही था कि चार्ज क्या है, स्केलर है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है, कूलम है। यूनिट इज कूलम, जिसको सी से हम लोग डिनोट करेंगे। ये हमने चेक कर लिया। अभी हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास और चार्ज की बात किया था हमने। अब एक हम लोग देखेंगे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल है क्या, ये हीलियम 2 प्लस पार्टिकल्स है। तो हीलियम 2 प्लस पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। और अल्फा पार्टिकल्स के पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास प्रोटॉन बच गए। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, यानी 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल का चार्ज। अगर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल की जो हम लोग बात कर रहे थे कि इस अल्फा पार्टिकल के पास है क्या एक्चुअल में, इस अल्फा पार्टिकल्स के पास प्रोटॉन है और इस अल्फा पार्टिकल के पास न्यूट्रॉन है। क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है। इसके पास जो मास होगा वो 4 टाइम्स ऑलमोस्ट द मास ऑफ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg जो ये मास ऑफ प्रोटॉन है, इतना ही मास न्यूट्रॉन का भी होता है। तो 2 + 2 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि क्या क्या कंडीशंस बनेंगे
ये हमने देखा यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू देम, यानी इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, पास होगा, इसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और ये डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, यानी इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, पास नहीं होगा, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमने देखा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, हम लोग उसे कंडक्टर बोलेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराएंगे उसे हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक करंट पर। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक charges. The rate of flow of electric charges through any cross section of a conductor, through any cross section, through any cross section of a conductor, through any cross section of a conductor is called electric current. Is called electric current. यानी इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन कर लिया। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, सपोज कर लिया अपने पास कोई कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर अपने पास इस तरह का है, ये इस तरह का कोई कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर से जितने भी चार्जेस पास हो रहे हैं, इस तरह से जितने भी चार्जेस पास हो रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर से, सपोज कर ले क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और टी टाइम में अगर क्यू चार्ज पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो यहाँ पर करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे, और आई क्या होगा, क्यू बाई टी। आई इज क्यू बाई टी। तो इस तरह से जो हमारे पास होगा कि करंट हम लोग क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो चार्ज का हम लोगों ने पहले देखा था कि चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, तो करंट का जो यूनिट होगा यहाँ पर, वो यूनिट क्या होगा, यूनिट इज कूलम पर सेकेंड, और इसी कूलम पर सेकेंड को यहाँ पर एम्पियर बोला जाता है। एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट भी ये स्केलर है, ये भी वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर है, वेक्टर नहीं है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक बार देखते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो लिया जाता है कि जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन्स मूव करे, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, या फिर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स जो मूव करते हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने ले लिया। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने ले लिया कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किस साइड होगा, और क्या सिचुएशन होगा, किस तरह से क्या कंडीशन बनेगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड
पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं और इसके डेफिनेशन के लिए हम लोग करेंगे क्या, सपोज कर ले इन्फिनिटी पर हमारे पास कोई एक चार्ज रखा है Q, और इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट P पर लेके आना है। क्लियर है? तो इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पर जब हम लोग किसी चार्ज को लेकर के आएंगे तो इसके लिए हमें वर्क करना होगा और इसी वर्क को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। यानी पोटेंशियल है क्या, यहाँ डिफाइन कर देता हूं मैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done to bring a unit positive charge, to bring a unit positive charge from infinity to any point, from infinity to any point against electric field, against electric field is known as electric potential, is known as electric potential। यानी इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पर लाने में जो भी वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, V से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे और V इज W बाई Q, V इज W बाई Q। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, वो क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल का जो यूनिट होगा, यूनिट जो होगा, यहाँ से अगर वर्क डन का जूल पर कूलम ले सकते हैं, जूल पर कूलम, और इसी जूल पर कूलम को यहाँ पर वोल्ट बोला गया। अलेक्जेंड्रा वोल्टा एक साइंटिस्ट था, उसी के नेम के बेसिस पर इसका यूनिट वोल्ट रखा गया। तो ये पोटेंशियल का यूनिट होगा। ये फॉर्मूला हमने बना लिया, V इज W बाई Q, V इज पोटेंशियल, V जो है अपने पास वो क्या है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W क्या है, वर्क डन है, W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज, Q इज चार्ज। इस तरह से हमने यहाँ पर पोटेंशियल के बारे में देख लिया। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई चार्ज अपने पास इन्फिनिटी पर रखा गया, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेकर के आए। सपोज कर ले V1 पोटेंशियल हो रहा है, फिर इसी चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ पर Q पॉइंट पर लेकर के आए और सपोज कर ले यहाँ पर V2 पोटेंशियल हो रहा है, तो यहाँ पर V1 माइनस V2 जो होगा ये बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल्टा V से डिनोट करेंगे। ये तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit positive charge, to bring a unit positive charge from one point to another, from one point to another against electric field, against electric field। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी हमने आइडिया ले लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पर हमने चेक किया। अब हम लोग एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं यहाँ पर, इसी पर बेस्ड। हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है कि वर्क डन कितना होगा। किसी चार्ज को मूव कराए, कितने अमाउंट का चार्ज है, ये 5 कूलम का चार्ज हम लोग मूव करा रहे हैं। इक्वल्स टू पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास गिवन है 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में वर्क डन कितना करना होगा। तो फॉर्मूला हमें पता है कि V इज W बाई Q। तो व्हाट इज W, दैट इज वर्क डन। तो वर्क डन इज V इंटू Q। V कितना है, 20 वोल्ट है और Q कितना है, 5 है। यहाँ से 100 जूल का वर्क डन हमें करना होगा
अगर हमें 5 कूलम के चार्ज को क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है तो 100 जूल का हमें क्या करना होगा, एकदम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं इसी पर बेस्ड। हाउ मच एनर्जी शुड बी गिवन, हाउ मच एनर्जी शुड बी गिवन, यानी वर्क डन ही निकालना है, गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज को कितना एनर्जी दिया जाए, इट पास थ्रू अ 2 वोल्ट बैटरी, की जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट बैटरी से ये पास हो जाए, इसे कितना एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अपने पास है V इज W बाई Q। व्हाट इज W, W इज V इंटू Q। V कितना है 2 है और Q कितना है 1 है, तो 2 जूल का एनर्जी हमें प्रोवाइड करना होगा, तब ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर चेक किया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चेक करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ओम्स लॉ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेटमेंट की बात करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, एंड अदर फिजिकल कंडीशन of conductor, physical condition of conductor, the current flowing, the current flowing through the conductor, through the conductor, current flowing through the conductor is directly proportional, is directly proportional to the potential difference applied across its end। ये अपने पास है कि कोई कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो होगा, ये जो भी करंट फ्लो होगा, अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने V अप्लाई कर रखा है, तो जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। कांस्टेंट टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर को अगर कांस्टेंट रखे तो करंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अगर इस वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो फिर यहाँ पर इक्वलिटी लेते हैं, तो इक्वलिटी लाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पर R क्या है, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R को यहाँ पर रेजिस्टेंस बोला गया। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो R है इसको हमने यहाँ पर क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R जो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस बोल दिया, तो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। अब जो रेजिस्टेंस है, जो हमने अभी रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ ने हमें क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दिया। तो जिस रेजिस्टेंस को हमने ओम्स लॉ में डिफाइन किया है, अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो यूनिट है वो ओम है, और इसको इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लिया। आगे हम लोग रेजिस्टेंस को और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखेंगे, तभी हमने क्या कर लिया, यहीं पे लिख लेते हैं। चलो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस है क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which opposes the flow of current, which opposes the flow of current through the conductor, through the conductor। यानी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करे, उस करंट को क्या करे, अपोज करे, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर कि क्या कंडीशन होगा,
दूसरी चीज जब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने बात किया कि वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का हमने रिलेशन देखा था, और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रिलेशन था वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनके बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, अगर वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, वोल्टेज को हमने वाई एक्सिस पर ले लिया, करंट को एक्स एक्सिस पर ले लिया, और इस तरह से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ अपने पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये जो ग्राफ होगा अपने पास ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब इस स्ट्रेट लाइन में जो ये स्लोप है, जो ये स्लोप है, यहाँ से अगर हम लोग स्लोप निकालें, यानी स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ, वी आई ग्राफ, इस स्लोप से हमें क्या मिलेगा, स्लोप का मीनिंग क्या है, स्लोप का मीनिंग है टेन ऑफ थीटा, और टेन ऑफ थीटा क्या है, वी बाई आई, और ये स्लोप हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस को देगा, यानी स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, और इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी जब भी हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस होगा, इस तरह से इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस होगा, ये हर बार हमें रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, हर बार हमें रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 2 4 6, यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3, तो फर्स्ट का जो हम लोग स्लोप निकालेंगे तो ये 2/1 मिलेगा, फिर सेकंड का जब हम लोग स्लोप निकालेंगे तो 4/2 होगा, थर्ड का स्लोप निकालेंगे तो 6/3 होगा, और ये हर केस में क्या आएगा, 2 के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था। तो ये हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया कि रेजिस्टेंस किस तरह से कांस्टेंट होगा और क्या क्या कंडीशन है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, इसके बारे में हमने आइडिया लिया। अब हम लोग डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में चेक करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो डिपेंडेंस है वो है यहाँ पर डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगा वो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। और डायमेंशन ऑफ कंडक्टर की बात करें तो इसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड जो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी डिफरेंट मटेरियल का जो होगा डिफरेंट रेजिस्टिविटी होगा, डिफरेंट मटेरियल है डिफरेंट रेजिस्टिविटी, डिफरेंट मटेरियल है डिफरेंट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता चलेगा। तो पहले जो हम लोगों ने ये दो इक्वेशन बनाए, इस दो इक्वेशन से अगर हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बनाना चाहें तो रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पर इज रो एल बाई ए, एल बाई ए के प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर रो क्या आ गया, कांस्टेंट हो गया, ये जो रो है यहाँ पर कांस्टेंट है, और ये रो ही क्या है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी है। इस रो की हम लोग बात कर रही है, रो क्या है, ये रो ही रेजिस्टिविटी है, यानी यही रो क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो इसी मटेरियल प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करेगा, अगर डिफरेंट मटेरियल हम ले लेंगे तो उसका रेजिस्टिविटी क्या मिलेगा, हमें डिफरेंट मिलेगा, और रेजिस्टिविटी डिफरेंट मिलेगा तो चाहे सेम लेंथ और सेम एरिया हो फिर भी क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर कि लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करेगा, मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस होगा किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं किस तरह से डिपेंड करेगा। तो जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस कंडक्टर के केस में। यही जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ सेमी कंडक्टर के,
सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी कंडक्टर के केस में तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में चेक किया कि किस तरह से रेजिस्टेंस अपना किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा और क्या क्या कंडीशन हम लोग रेजिस्टेंस के लिए बना सकते हैं। अब यहाँ इन पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस को और आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट ऑफ 2 एम्पियर, आई से हम लोग डीप नोट कर रहे थे तो 2 एम्पियर फ्लोज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू अ पॉइंट ऑफ द सर्किट इन 10 मिनट, टाइम दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट में उस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा हमें वो फाइंड आउट करना। तो आई हमने देखा था कि करंट क्या है, आई इज क्यू बाई टी, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज आई इंटू टी। आई कितने है 2 एम्पियर और टाइम कितना जाएगा 10 मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, दिया जाएगा अपने पास 2 इंटू 600, तो 1200 यहाँ पर कूलम आ जाएगा, 1200 कूलम अपने पास क्या होगा यहाँ से फ्लो होगा। ये सारे कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि क्या क्या कंडीशन है। उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने चेक किया था कि एक तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखा था, एक रेजिस्टिविटी देखा था। हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा जिसको हम लोगों ने आर से डिनोट किया था। इसी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होगा उसको नॉर्मली जी से डिनोट किया जाता है और जो कंडक्टेंस होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। उसी तरह से अभी हम लोगों ने रेजिस्टिविटी देखा, रेजिस्टिविटी देखा जिसको हम लोग रो से डिनोट कर रहे थे। इस रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, और कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होगा और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टेंस होगा। यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में चेक किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चेक करेंगे रेजिस्टेंस पर बेस्ड। जैसे सपोज कर ले अपने पास एक ये वायर है जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, रेजिस्टिविटी रो। इसका रेजिस्टेंस जब हम लोग निकालेंगे तो रो एल बाई ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना ये रेजिस्टेंस है। अब इसी वायर को हम लोग क्या कर देते हैं, स्पेस करके और बड़ा कर लेते हैं। सेम वायर को स्पेस करके हमने क्या कर लिया, उसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद जो इसका लेंथ हो गया वो हमने क्या कर लिया, 12 कर दिया, यानी डबल लेंथ का बना दिया। रेजिस्टिविटी मटेरियल तो वही है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, तो रो ही ले लेते। और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इसका चेंज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश मान लेते हैं, हमें नहीं पता कितना। तो इस केस में अगर इसका रेजिस्टेंस आर डैश ले लेते हैं तो आर डैश क्या होगा, रो एल यानी 2L बाई एरिया ए डैश। अब इन दोनों में सेम क्या होगा, ये दोनों क्या, दोनों का मटेरियल सेम था तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम कितना है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। सेकंड वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, दैट इज ए डैश इनटू 2L। यहाँ से ए डैश हम लोग इन टर्म्स ऑफ एल निकालना चाह रहे थे, एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज ए डैश, ए डैश इज ए बाई 2। यानी इस ए डैश को हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले एरिया का हाफ लिख सकते हैं। यहाँ पर पुट कर देते हैं तो रो इंटू 2L बाई ए डैश इज ए बाई 2, दिया जाएगा 4 रो एल बाई ए। और रो एल बाई ए तो अपने पास रेजिस्टेंस के इक्वल है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के इक्वल है रो एल बाई ए, यहाँ पर अपने पास गिवन है। तो व्हाट विल बी द आर डैश, ये आर डैश हम लोग ले रहे थे तो आर डैश कितना आ गया, आर डैश इज 4 टाइम्स आर। तो आर डैश इज 4 टाइम्स आर, यानी जब लेंथ को बढ़ाएंगे तो लेंथ को जिस रेशियो से बढ़ाएंगे, यहाँ फॉर्मूला में लिख देता हूँ, यानी आर डैश जब भी हम लोग न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो एन स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर लेंथ को डबल किया था तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर यानी 4R। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एक चेक करते हैं। क्वेश्चन गिवन है अपने पास, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी गिवन है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ये दे रखा है। What will be the resistance of nichrome wire of 5 meter length, 5 meter length and 0.01 centimeter square of area।
इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है इस नाइक्रोम वायर का। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज रो एल बाई ए। तो रो कितना गिवन है अपने पास? 100 माइक्रो, दैट इज 10⁻⁻6, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 10⁻⁻2, और ये क्या आ जाएगा? ओम मीटर। ये तो हो गया रो। लेंथ कितना है? 5 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया है 0.01, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻4 से हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये हो जाएगा 5, ये तो गए, यहाँ पे ये डबल जीरो इसको कैंसिल कर देते हैं इसके साथ। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 और 10⁻⁻4, ये भी 10⁻⁻6, तो 5 ओम आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो इस तरह से हमने इसे क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे यहाँ पर और उसमें चेक करते हैं। अभी हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर रहे थे, तो नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक सिंबल्स कुछ देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सिंबल्स जो हम लोग यूज करेंगे तो किस किस तरह के ये सिंबल्स होंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होंगे। सबसे पहले सेल या बैटरी की सेल की बात करें, ये तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल और ये नेगेटिव है लोअर पोटेंशियल। ये अगर बैटरी बनाएंगे तो मोर देन 1 सेल्स होंगे, इस तरह से मोर देन 1 सेल्स होंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी का सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पर वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट एंड वायर क्रॉसिंग विद कॉन्टेक्ट। तो ये तो है वायर क्रॉसिंग विद कॉन्टेक्ट, यहाँ पर ये वायर क्रॉसिंग क्या है? कॉन्टेक्ट में। ये हम लोग ले रहे हैं कि वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, तो इस तरह से हमें ले जाना होगा। तो ये वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे एक तो प्लग्ड की और एक अनप्लग्ड की। ये तो प्लग्ड की हो गया, और अनप्लग्ड की बात करें तो सिर्फ हमें इस तरह से छोड़ देना है, ये क्या हो जाएगा? अपना अनप्लग्ड की आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और इसी में एक रेजिस्टेंस अपना मिलेगा जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। तो वो इस तरह से मिलेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस अपना कुछ इस तरह का भी मिल सकता है। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी बोलते हैं, आर एस से डिनोट करते हैं, इसे रियोस्टेट भी बोलते हैं। ये हो गया। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक प्लस एक माइनस। अगर हम लोग एमीटर की बात करें तो एमीटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें भी एक प्लस माइनस। इस तरह से हम लोग वोल्ट मीटर एमीटर को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर होगा तो यहाँ पर जी लिख देंगे, ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? एमीटर, वोल्ट मीटर, और इनको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, और जो एमीटर होगा वो हमेशा क्या होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमें क्या करना है? यूज करना है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हमें 2 टाइप्स का रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन देखने हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स विल बी सेम, करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स विल बी सेम, यानी जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाएंगे उन सभी रेजिस्टर्स के थ्रू कनेक्ट क्या करंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पैरेलल की अगर हम लोग बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर्स विल बी सेम। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके थ्रू पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होंगे, और सीरीज में करंट जितने रजिस्टर्स हैं उनके थ्रू क्या होंगे? करंट सेम होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहाँ इस साइड हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है? इस तरह से ये रजिस्टर्स क्या करना है? 1 बाई 1 करके कनेक्ट करना है, यानी एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, फिर दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव के साथ। इस तरह से हमें क्या करना है? इनको कनेक्ट करना है। ये R1 रजिस्टर है, ये R2 है, ये R3 है।
ये वोल्टेज है अपने पास V जो बैटरी में हमने कनेक्ट किया, और इस तरह से ये करंट इसमें क्या हो रहा है, I फ्लो कर रहा है, इसमें ये करंट इस तरह से I फ्लो कर रहा है। तो सभी के थ्रू करंट यहाँ पर क्या है, सेम है, और सभी के थ्रू करंट सेम है, इसका मीनिंग है ये सीरीज में। पैरेलल के लिए हमें क्या करना, अभी हमने बात किया था कि सभी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें सभी के थ्रू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पर हमने बैटरी लगा लिया, तो जो बैटरी का पोटेंशियल V है वही पोटेंशियल ये R1, R2 और R3 का भी होगा। R3 के R1 के अलॉन्ग भी पोटेंशियल V, R2 के अलॉन्ग भी पोटेंशियल V, और R3 के अलॉन्ग भी पोटेंशियल क्या है, V है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इन सभी रेजिस्टर्स का पॉजिटिव जो है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ, इन सभी रेजिस्टर्स का पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, इस साइड बाई इनका पॉजिटिव है तो डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और इनका जो निगेटिव है इन रेजिस्टर्स का, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, पैरेलल में है। तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। जब पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट अगर आर इक्विवेलेंट ले लेते हैं तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग पैरेलल में निकालेंगे, तो सीरीज में हमने निकाला, सीरीज में जब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। जब पैरेलल में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट जो होगा ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इस तरह से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में चेक किया। अब इनको किस तरह से अप्लाई करना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है, इनको बेस्ट हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसके बारे में हमें क्या करना है, थोड़ा सा आइडिया लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, उसको चेक करते हैं। 3 कंडक्टर्स ईच हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। 3 कंडक्टर्स हैं और सभी का रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम है, यानी R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 3 ओम। ज्वाइंट इन सीरीज एंड पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस। इनको एक बार तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में अभी हमने देखा था कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज 3 प्लस 3 प्लस 3 9 ओम। और ये अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था पैरेलल में क्या है, पैरेलल में जब हम लोग इन्हें कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 1/R2 1/R। तो 1/R इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3, तो ये इक्वल टू 1 आएगा। तो व्हाट शुड बी द R इक्विवेलेंट, तो 1 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इज 1 ओम। तो पैरेलल में 1 ओम और सीरीज में 9 ओम, ये आंसर है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट जो अपने पास प्रॉब्लम है, यहाँ पर उस प्रॉब्लम का डायग्राम बनाता हूं मैं। इस तरह का डायग्राम है, ये यहाँ से इस तरह से जा रहा है। ये अपने पास डायग्राम है जहां पर ये ए और बी है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। इसमें जितने भी रेजिस्टर्स अपने पास है वो सारे 10 ओम के रेजिस्टर्स हैं, ये सारे 10 ओम के रेजिस्टर्स हैं, सारे 10 ओम के रेजिस्टर्स हैं। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पर, उसके बारे में। तो सबसे पहले जो अपने पास यहाँ पर गिवन है, जैसे ये दो है अपने पास, ये दो पैरेलल में है, तो ये दो पैरेलल में है और पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टर्स है, जैसे सपोज कर लो ये दो रेजिस्टर्स है अपने पास पैरेलल में, इसका भी वैल्यू आ रहा है, इसका भी वैल्यू आ रहा है, इनका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल में सीधा R/2 कर देंगे, यानी रेजिस्टर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टर्स से हम लोग करेंगे तो सीधा इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं पैरेलल में। यहाँ पर इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10/2 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 ओम है, ये 5 ओम इस 10 के साथ क्या है, सीरीज में है, और इस 10 के साथ भी क्या है, सीरीज में, क्योंकि जो करंट यहाँ से इस तरह से जाएगा वो सीधा यहाँ तक तो पहुंचेगा, यहाँ तक तो सेम एक सिंगल पाथ है,
और सिंगल पाथ इसका मीनिंग है ये तीनों सीरीज में। तो 10 + 10 + 5 यानी 25 आ जाएगा यहाँ तक का इक्विवेलेंट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ डायग्राम बनाते, ये तो ए वाला पॉइंट है, यहाँ से चला यानी यहाँ से हम लोग यहाँ पर आ चुके, ये पॉइंट हमने यहाँ बना दिया। अब यहाँ से अपने पास दो पाथ है, एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यहाँ से दो पाथ बनाते हैं। एक तो अप साइड चले, तो अप साइड में अपने पास दो रजिस्टर्स कनेक्टेड है सिंगल पाथ पर, तो दो रजिस्टर्स कनेक्टेड है यहाँ पर 1 और 2, और डाउन साइड वाले पाथ पर 1 रजिस्टर्स कनेक्टेड है। इस तरह से आगे इसके आगे 10 + 10 + 5 25 तो है ही, इसके आगे यहाँ से क्या है, ये 25 है और ये भी आ गया, तो ये 10 + 10 + 5 ये भी 10 है। तो ये 20 और 10 का हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल निकालेंगे। पहले तो इन दोनों का रजिस्टर इक्विवेलेंट कितना आ गया 20, क्योंकि दोनों सीरीज में, और ये 10 आ गया। तो अब जो इसका इक्विवेलेंट बनेगा ये तो 20 हो गया, ये इसका 10 हो गया, और इधर अपने पास 25 है, ए एंड बी। तो पहले ये 20 एंड 10 पैरेलल में है, इनका हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल निकालेंगे। तो पैरेलल का अपने पास अगर क्या करें, दो ही रजिस्टर्स है, तो उसका आर इक्विवेलेंट हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, R1 R2/R1 + R2 फॉर्मूले। यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इन दो का आर इक्विवेलेंट तो 20 × 10/20 + 10 30, तो 200/30, ये 20/3 आ गया। तो 20/3 तो इसका होगा इक्विवेलेंट 20/3, और इसका इक्विवेलेंट 25, तो +25, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, 20/3 + 25, तो 20/3 है 75 + 20 95/3 ओम आ जाएगा। तो 95/3 ओम इसका क्या होगा, आंसर होगा 95/3 ओम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चेक किया कि किस तरह से हमें क्या करना है, प्रॉब्लम चेक करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और चेक करते हैं हम लोग इस पर बेस्ट। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 50 ओम। यहाँ पर मैं सर्किट बनाता हूँ, कुछ इस तरह का सर्किट दे रखा है, एक तो रजिस्टर यहाँ लगाया हुआ है इसके पैरेलल में, और फिर आगे चल के एक रजिस्टर यहाँ इसके पैरेलल में लगाया हुआ है। अब इसमें से एक तो ये 40 ओम का रजिस्टर है, ये एक्स है, ये जो रजिस्टर है ये 60 ओम का है, और ये जो रजिस्टर ये 30 ओम का है। ये ए एंड बी कह रहे हैं कि ए एक्स के किस वैल्यू के लिए ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 50 ओम होगा, हमें ये बताना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालने पहले, दिया जाएगा 60 × 30/60 + 30, ये 60 × 30/90, ये 3 टाइम्स में, और 3 से ये 2 टाइम्स में, तो ये 20 ओम तो आ गया फर्स्ट वाले का। फिर इसका इक्विवेलेंट निकालें, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये क्या होगा 40 × x दैट इज 40x/40 + x, ये इसका इक्विवेलेंट आ गया इन दोनों का। अब ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में यानी 20 और 40x/40 + x, हमने दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि दोनों सीरीज में थे तो सिंपल ऐड हुए, और इनका इक्विवेलेंट अपने पास गिवन है कि 50 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी 40x/40 + x इक्वल टू 50 - 20, 30 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40x इक्वल टू 40 × 30 + 30x, तो 40x - 30x तो 10x हो गया, और ये कितना हो गया 1200। यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इज 1200 डिवाइडेड बाई 10, ये 120 ओम आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 120 ओम आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर चेक किया इस क्वेश्चन को कि किस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम चेक करते हैं इस पर बेस्ट। यहाँ अपने पास जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरह का है, यहाँ सेंटर से 2 रजिस्टर है और नीचे से भी एक रजिस्टर है अपने पास कनेक्टेड, और यहाँ से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट है, ये 60 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 15 एंड 5 का, ये 15 ओम है, ये 5 ओम है, और नीचे 10 ओम का रेजिस्टेंस है। इस तरह से हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ आई, हमें आई का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी इस साइड से जो करंट जा रहा है ना वो आई करंट पास हो रहा है, इसी आई को हमें फाइंड आउट करना है। तो 60 ओम के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है।
तो इसके लिए हम लोग करेंगे टोटल करंट जो अपने पास है, वो टोटल करंट कितना है, टोटल करंट अपने पास जो गिवन है वो 1 एम्पियर का करंट है, और 1 एम्पियर का ही करंट इस साइड क्या होगा, आगे चल के निकलेगा। तो इनमें सेम क्या होगा, ये तीनों नेटवर्क जो है, जैसे ये और ये तीनों नेटवर्क यहाँ अपने पास पैरेलल में, अगर ये तीनों नेटवर्क पैरेलल में है तो तीनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो तीनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया कि इस साइड अपने पास कितना करंट पास हो रहा है, यहाँ से टोटल करंट जो अपने पास आ रहा है तो वो 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, और 1 एम्पियर का करंट आगे चल के यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड होगा। हमें ये बताना है कि सिर्फ 60 ओम के थ्रू कितना करंट पास हुआ है। तो 60 ओम के थ्रू जो करंट है वो आई है, अगर इसके थ्रू जो हम लोग करंट I1 मान ले और इसके थ्रू करंट अगर I2 ले ले, तो अगर I1 और I2 ले तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा, यानी करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, जैसे I मल्टीप्लाइड बाय 60 ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, ये 15 प्लस 5 के इसमें सीरीज में तो इनको कर देते हैं इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाइड बाय I1, और ये इतना ही होगा अपने पास 10 मल्टीप्लाइड बाय I2, ये आ गया। दूसरी चीज कि अपने पास कि I1 प्लस I2 प्लस I जो है ये अपने पास 1 एम्पियर है, क्योंकि I1 प्लस I2 I ही आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो I1 प्लस I2 प्लस I जो अपने पास कितना है, 1 एम्पियर। तो व्हाट इज I अगर हम लोग लें तो 1 माइनस I1 प्लस I2, 1 माइनस I1 प्लस I2 ले सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि यहाँ से हम लोग सॉल्व करें, दूसरा तरीका अपने पास और एक और है कि हम लोग क्या कर लें, जैसे ये अपने पास कितना है 20 है और ये कितना है 10 है, तो 20 और 10 का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो 20 इंटू 10 बाई 20 प्लस 10 30, इसको कैंसिल करते हैं तो 20 बाई 3 आ गया। तो 20 बाई 3 तो इनका इक्विवेलेंट हो गया। अब इसका एक न्यू सिंप्लीफाइड सर्किट बना ले, तो ये 60 आ गया और नीचे अपना 20 बाई 3 है, 20 बाई 3 है। करंट जो यहाँ से ये 1 एम्पियर है, आई करंट इधर गया, आई करंट इधर हमने ले लिया। अब इधर करंट हमें नहीं पता क्या है, इधर करंट हम लोग मान लेते आई डैश मान लेते हैं, और टोटल करंट फिर से 1 एम्पियर यहाँ है। अब इस पे हम लोग काम करेंगे, ये जो अपने पास सर्किट है इस सर्किट पे काम करेंगे। अब इस सर्किट पर काम करने के लिए हम लोग देखते क्या करते हैं, यहाँ से इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें क्या करना है इस आई के यानी 60 ओम के थ्रू हमें क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना, जैसे आई निकालना। तो आई के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके ऑपोजिट में जो रेजिस्टेंस है 20 बाई 3, इसको लेंगे डिवाइडेड बाई दोनों का सम, यानी 60 प्लस 20 बाई 3, और मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट जो है ये 1 है, टोटल करंट 1, इसका रेजिस्टेंस करंट निकालने के लिए ये करेंगे। तो ये तो 20 बाई 3 डिवाइडेड बाई ये 63 जाइए 180 20 200 बाई 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 20 बाई 3 इंटू 3 बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 से 3 कैंसिल, ये 10, तो 0.1 एम्पियर का करंट पास होगा उसके थ्रू, 0.1 एम्पियर का करंट उसके थ्रू पास होगा। बाकी जो करंट होगा 0.9 एम्पियर का 20 बाई 3 के होगा, यानी 0.9 एम्पियर करंट जो होगा नीचे दोनों से पास होगा, और इसके थ्रू जो करंट पास होगा वो 0.1 एम्पियर का करंट पास होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 0.1 एम्पियर। यहाँ पर हमने क्या किया, उसी कंसेप्ट को हमने यूज किया कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो टोटल अपने पास है, यानी यहाँ से मैं बता देता हूँ इस तरह से हमने सॉल्व किया इसको। पहले हमने क्या किया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया था, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हमने थोड़ा सा अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या कंसेप्ट मैंने यूज किया यहाँ पर। यहाँ जो हमने कंसेप्ट यूज किया कि जैसे 60 ओम के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 60 ओम के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 60 आई, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 20 बाई 3 ओम के थ्रू होगा, तो 20 बाई 3, और आई डैश जो अपने पास है आई डैश अभी ले लेते हैं, और आई प्लस आई डैश जो है ये 1 एम्पियर के इक्वल है। तो व्हाट इज आई डैश, आई डैश इज 1 माइनस आई, आई डैश इज 1 माइनस आई। यहाँ से 60 आई जो है ये 20 बाई 3, आई डैश इज 1 माइनस आई, हमें आई फाइंड आउट करना है। तो 60 आई इक्वल टू ये 20 बाई 3 माइनस 20 बाई 3 आई, तो 20 बाई 3
आई प्लस 60i, ये कितना आ जाएगा 20/3। यहाँ से आई ले लेंगे तो ये 20/3 डिवाइडेड बाई 20/3 प्लस 60। तो यही हमने सॉल्व किया इसी तरह से। ये लास्ट अपना यही है कि 20/3 डिवाइडेड बाई 20/3 प्लस 60 और मल्टीप्लाई बाई 1 है, और इसी से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, जिससे 0.1 आंसर आया। ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो इस तरह से हम लोग नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं कि जहां भी अपने पास नेटवर्क गिवन है उस नेटवर्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 हमने चेक किया। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।